मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में विज्ञान का सामान्य परिचय के विषय में जानकारी प्राप्त की जाएगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जो किसी भी क्लास में है, चाहे वो 6 में है, 8, 9, 10, किसी भी क्लास में या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विज्ञान की। तो जो विज्ञान होता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है साइंस कहा जाता है। साइंस की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका मतलब होता है टू नो अबाउट एनीथिंग्स, किसी भी वस्तु के विषय में जानने की जो इच्छा होती है वो विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो टू नो का मतलब होता है जानना। अब देखिए, यदि आपने कोई एक वस्तु देखी, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक फूल देखा, इसके बाद में यदि आप उस फूल को सूंघ कर ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, मतलब उसके विषय में कोई भी आप जिज्ञासा नहीं रखना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप उस फूल के विषय में जिज्ञासा रखना चाहते हैं, उसके विषय में और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसका पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडकोश, मतलब कैसे एक पुष्प से दूसरे पुष्प का निर्माण होता है, तो इन सभी बातों का यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो वो विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब किसी भी वस्तु को जानने की इच्छा रखना ही विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, ये जो विज्ञान होता है, यदि आप किसी वस्तु के विषय में जानना चाहते हैं तो उस वस्तु के विषय में आप एक तरीके से सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से जानने की इच्छा रखते हैं, तो यही विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वास्तविक अनुभवों, प्रयोगों व प्रेक्षणों पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अर्जित सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। या आप साधारण शब्दों में कह सकते हैं, किसी भी वस्तु का वास्तविक रूप से, मतलब प्रायोगिक रूप से सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, जो विज्ञान होता है, विज्ञान में मतलब होता है ज्ञान से। कैसा ज्ञान? ऐसा ज्ञान जो सुव्यवस्थित हो और क्रमबद्ध हो। इसके बाद में देखिए बात करते हैं विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज, आग का आविष्कार। देखिए, मानव ने सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया। मानव ने सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया पूरा पाषाण काल में। इसके बाद में आग का आविष्कार किया मध्य पाषाण काल में। फिर घर बनाने का जो तरीका उसने अपनाया वो नव पाषाण काल में अपनाया। तो इस तरीके से अब आगे बात करते हैं ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड का मतलब होता है यूनिवर्स। जो ब्रह्मांड होता है, इसके अंतर्गत कहा जाता है ब्रह्मांड द्रव्य एवं ऊर्जा से संगठित और निर्मित है। और यदि ब्रह्मांड का क्षेत्र पूछा जाएगा, विषय क्षेत्र, तो ब्रह्मांड का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसके बाद में बात करते हैं प्रकृति, या कह लीजिए जो विज्ञान है, विज्ञान का भी विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसके बाद में बात करते हैं प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है नेचर। तो नेचर के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जो स्वनिर्मित हों, जैविक हों और अजैविक हों। ये सभी प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। कह सकते हैं स्वनिर्मित, जैविक और अजैविक पदार्थ का जो दृश्य होता है, दृश्य का मतलब होता है साइनेरियो। मतलब कोई भी वस्तु आप देख रहे हैं, चाहे वो जीवित हो, चाहे मृत हो, चाहे स्वनिर्मित हो, अर्थात चाहे प्रकृति में पहले से ही विद्यमान हो, तो इन सब का जो परिदृश्य है, जो साइनेरियो है, यही कहलाता है नेचर कहलाता है। अब देखिए, फिर बात करते हैं यहाँ पे ब्रह्मांड की। तो ब्रह्मांड का मतलब होता है जो कुछ अस्तित्व में है, जो कुछ अस्तित्व में है, जैसे अंतरिक्ष, तारे, ग्रह, सभी आकाशीय पिंड और जैविक अजैविक वस्तुएं, ये सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। और यदि आपसे कोई पूछता है ब्रह्मांड का विस्तार कितना है, तो ब्रह्मांड का विस्तार अनंत है। ब्रह्मांड का विस्तार अनंत है। अब देखिए, आगे बात करते हैं द्रव्य की। तो सबको पता है द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव
हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं तो इसे द्रव्य कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं ज्ञानेंद्रियां। देखिए 5 होती हैं। पहले तो आप ले लीजिए त्वचा को, फिर जाइए आँख के पास, आँख ले लीजिए, आँख के जस्ट बगल में कान है, फिर आ जाइए नाक के पास, फिर इसके बाद में जीभ हो जाएगा। तो आपका त्वचा हो जाएगा, त्वचा हो गया, आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया। तो ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। और इसके बाद में बात करते हैं, देखिए ऊर्जा। जो द्रव्य होता है ये स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान होता है, लेकिन जो ऊर्जा होती है ये द्रव्य ना होकर शक्ति का रूप होती है। ऊर्जा द्रव्य ना होकर शक्ति का रूप होती है और कहा जाता है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहा जाता है। यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो कहा जाता है आपके अंदर ज़्यादातर ऊर्जा है, आप इसलिए लग के कार्य को कर रहे हैं। लेकिन वही होता है कार्य करने की दर को क्षमता कहा जाता है। और आप कितनी क्षमता से कितने समय में कार्य कर रहे हैं, कितने समय में अपनी उसी ऊर्जा से कार्य कर रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका क्षमता। कार्य करने की दर को क्षमता कहा जाता है। और जो आपका होता है कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, जैसे प्रकाश, ऊष्मा इत्यादि, ये सभी ऊर्जा के उदाहरण हैं और इनका अनुभव भी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही किया जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, अब मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखना है कि ये है आपका द्रव्य ऊर्जा संबंध। आइंस्टीन से पहले द्रव्य और ऊर्जा के बीच में जो एक तरीके से संबंध था, आइंस्टीन से पहले लोग यही मानते थे कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र है, मतलब ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। लेकिन कहा जाता है द्रव्य अविनाशी होता है, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। ये एक रूप से दूसरे रूप में अवस्था परिवर्तन करता रहता है। तो जो द्रव्य होता है अविनाशी होता है, इसका एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। जैसे देखिए आपने कोई भी कागज़ ले लिया, कागज़ को यदि आप जला देते हैं तो वो राख बन जाता है और कुछ इसके बाद धुएं के रूप में भी उसमें से जो जलता रहता है धुएं के रूप में भी निकलता है। तो देखिए वो क्या हो गया, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो गया। अब इसके बाद में जब आइंस्टीन साहब आते हैं तो ये कहते हैं कि द्रव्य एवं ऊर्जा एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, मतलब जो द्रव्य है उसको ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। और इनका एक महत्वपूर्ण इन्होंने समीकरण दिया था, E बराबर में mc स्क्वायर, E बराबर में mc स्क्वायर। इसे आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण भी कहा जाता है, जहाँ पे E है एनर्जी, कुल ऊर्जा, चाहे वो स्थितिज हो चाहे गतिज हो, कोई भी ऊर्जा हो तो आपका E हो जाएगा, E स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। इसके बाद में बात करते हैं m बराबर में मास बराबर में द्रव्यमान होता है और c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल होती है। फिर देखिए बात करते हैं विज्ञान की। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं विज्ञान की। तो अभी मैं बताया हूँ जो विज्ञान होता है इसमें सुव्यवस्थित और जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है इसी के विषय में अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद में देखिए जो विज्ञान है, विज्ञान वैसे बेसिक रूप से 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक विज्ञान होता है, एक सामाजिक विज्ञान होता है। और जो प्राकृतिक विज्ञान होता है ये भी 2 टाइप का होता है, एक होता है पदार्थ विज्ञान, दूसरा होता है जीव विज्ञान। अब देखिए जो पदार्थ विज्ञान है ये भी 2 तरीके का होता है, भौतिक विज्ञान होता है और रसायन विज्ञान होता है। तो याद कर लीजिएगा विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, एक होता है प्राकृतिक विज्ञान और एक होता है सामाजिक विज्ञान। जो प्राकृतिक विज्ञान होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक आपका पदार्थ विज्ञान होता है, एक होता है जीव विज्ञान। और जो पदार्थ विज्ञान होता है इसके भी 2 भाग होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। फिर देखिए बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत आ जाता है अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल और इतिहास, ये सभी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो इतना आपको पता चल गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद में यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है।
अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अभी इस वीडियो के बाद में ही विज्ञान की 2-3 और वीडियो आएगी, तो आप दोनों तीनों को लगातार रूप से देख लीजिएगा। फिर देखिए बात करते हैं ब्रह्मांड का अध्ययन। जो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है इसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है इसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। और इसके बाद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसका नाम है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे दिया था एफ जॉर्ज लेमेंतेयर ने। एफ जॉर्ज लेमेंतेयर ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, इसे दिया था। कहा जाता है पहले मतलब छोटे छोटे, कोई छोटा छोटा जैसे परमाणु के रूप में रहा होगा और इसके बाद में उसमें टकराव हुआ, मतलब काफ़ी बड़े रूप से छोटे छोटे जो भी पदार्थ थे या जो भी वस्तुएं थी उनमें टकराव हुआ और इसके बाद में उनके टकराव के कारण ही चंद्रमा बना, सूर्य बने, तारे बने, आकाशीय पिंड बने। तो इन सब का निर्माण हुआ। ये 13.5 बिलियन वर्ष पहले की बात है। तो यही कहा जाता है मतलब वस्तुओं में टकराव के परिणाम स्वरूप ही धीरे धीरे उनमें परिवर्तन के कारण ही तारे, ग्रह और आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। फिर देखिए बात करते हैं नाभिकीय विखंडन, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन इसे कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन। तो जो नाभिकीय विखंडन होता है इसे न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। और यहाँ पे लिख लीजिएगा परमाणु बम। जो परमाणु बम है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। मतलब यदि परमाणु बम एक बार फूट गया तो उसमें क्या है, टुकड़े होते रहते हैं, जितना भी उसमें पदार्थ है उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो जो परमाणु बम है इसके जनक ऑटो हान है। सबसे पहले जो परमाणु बम है 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया और फिर 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया। जो हिरोशिमा शहर पर गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय और इसके बाद में जो नागासाकी शहर पर गिराया गया उसका नाम है फैट मैन। अब देखिए बात करते हैं नाभिकीय संलयन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इस पर आधारित हाइड्रोजन बम है और ये आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और इसके जनक लिख लीजिएगा एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर इसके जनक हैं, हाइड्रोजन बम के जनक एडवर्ड टेलर। इसमें मतलब क्या होता है, जुड़ता रहता है। कोई चीज़ यदि टूटता है तो जुड़ता जाएगा। मतलब जो हाइड्रोजन बम होता है या परमाणु बम से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर देखिए नाभिकीय संलयन, सूर्य में ऊष्मा एवं ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण ही है। और आधुनिक आइंस्टीन स्टीफन विलियम हॉकिंस को कहा जाता है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था और ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो इस तरीके से आपको विज्ञान का सामान्य परिचय काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को 2-4 बार देखिए, नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्त से भी कहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद।